नमस्कार। कैंडिडेट कन्वर्सेशंस में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और हम लोग प्रोफेसर अवधू दुबे सर से बात करेंगे। और इस समय की जो सबसे बड़ी चर्चा है वो है जो लोकसभा में बहस हो रही है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद जो एक झड़प हुई भारत पाकिस्तान की, उस पर सरकार जो है बहस कर रही है। विपक्ष ने अपना, अच्छे लोगों ने भाषण दिया है। जो महत्वपूर्ण भाषण है जो बड़े नेताओं ने दिए हैं, उसमें प्रियंका गांधी का भाषण बहुत अच्छा था, अखिलेश यादव का भाषण बहुत अच्छा था, कनिमोझी जी का भाषण बहुत अच्छा था। नो डाउट कल गौरव गोगोई ने बहुत अच्छा भाषण दिया था। लेकिन जो लाइमलाइट है, जो सब शो चुरा के ले गए, वो राहुल गांधी ले गए। जब हम ये बात रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मोदी जी काफी कुछ देर से बोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी जैसे बोलते हैं, एक रेटरिक है उनका, कुछ कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने आतंकियों को जवाब दे दिया, 22 तारीख का बदला 22 मिनट में ले लिया। ये सब कुछ कुछ बातें वो कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जरा बात आज करेंगे राहुल गांधी के भाषण पर। सर, मैंने जो सुना, वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस, सधा हुआ भाषण, फैक्ट था। 37-38 मिनट उन्होंने बोला, और जो उन्होंने बोला वो शायद उस नजर से हम लोगों ने नहीं देखा था। उनका कहना यह था कि राजनाथ जी ने जब कल कहा कि हमने वो 22 मिनट 23 मिनट ऑपरेशन खत्म करके पाकिस्तान से कहा कि हमने तुम्हारे कुछ आतंकी ठिकानों पर हमला किया है और अब हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सीज फायर तो आपने तभी कर दिया था, और यहाँ पे प्रॉब्लम हुई आपके पॉलिटिकल विल की। जब आप किसी के एक थप्पड़ मारे और कहें कि नहीं नहीं अब बस आप मत एस्केलेट करिए, अब मैं आपको नहीं मारूंगा, तो वो तो समझ ही गया कि आप नहीं मारने की हालत में है। उस पर सर मैं जरा समझना चाहूंगा कि जिस राहुल गांधी ने जिस ढंग से समझाया, क्या मोदी जी उसका जवाब दे पा रहे हैं, या मोदी जी वैसे ही करके निकल जाएंगे जैसे हर बार वो करते रहते हैं? देखिए, मोदी जी का अभी तक का जो मैंने वक्तव्य सुना, और उससे पहले राहुल गांधी का वक्तव्य सुना था, प्रियंका गांधी का भी वक्तव्य सुना और अखिलेश जी का भी वक्तव्य सुना। मुझे क्या लगता है कि राहुल गांधी समेत, जाहिर है कि राहुल गांधी ने बहुत शानदार भाषण दिया, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। अखिलेश जी का भाषण भी बहुत उम्दा था और प्रियंका जी का भाषण भी बहुत उम्दा था। लेकिन मोदी जी की जो उसके ऊपर अनुक्रिया है, मोदी जी का जो रेस्पॉन्स है, वो रेस्पॉन्स रेटोरिकल है। मतलब वो रेस्पॉन्स वही है कि वो एक तरह से एक एक लफ्फाजी कर रहे हैं और साथ में कुछ बातों को अपने पक्ष में, अपने लहजे में तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। जैसे कि राहुल गांधी, मैं केवल एक उदाहरण देकर मैं दूसरी तरफ जाऊंगा। राहुल गांधी ने कहा कि सब लोगों ने दुनिया भर में आतंकवाद की निंदा हुई, लेकिन किसी ने पाकिस्तान को उसके साथ नहीं जोड़ा, और इस लिहाज से भारत अकेला पड़ गया। हम लोग भी ये बात लंबे अरसे से कह रहे हैं। मैं नई पब्लिक इंडिया के मंच पर इस बात को कई बार कह चुका हूं। मोदी जी ने इस बात को इस तरह घुमाया। मोदी जी ने बोले कि भारत की, दुनिया के किसी भी देश ने हमारी बदले की कार्रवाई करने में रोक नहीं लगाई, 3 देशों को छोड़कर। अच्छा, राहुल गांधी का तर्क यह था कि जिस तरीके से भारत सरकार पाकिस्तान और आतंकवाद को जोड़ती है और पाकिस्तान को आतंकवाद का उत्प्रेरक, प्रोत्साहक और उसका साजिशकर्ता बताती है, और खासतौर से उन्होंने आसिम मुनीर का नाम लिया कि आसिम मुनीर किस तरीके से, जो पहलगाम में जो घटना हुई, उस घटना के पूरे कर्ता धर्ता आसिम मुनीर थे, उसका कोई जिक्र किए बिना आप लगातार ये कहते रहे कि हमारी कार्रवाई करने के अधिकार का सब लोगों ने समर्थन किया। अच्छा, ये वक्तव्य कौन सा देश नहीं देना चाहेगा? जिस देश के ऊपर आतंकवाद का हमला होता है, उस देश को पूरा अधिकार होता है उस हमले का जवाब दे। सवाल यह है कि हमला किसने किया? क्या दुनिया के किसी देश ने यह अभी तक कहा कि हमला पाकिस्तान ने किया या करवाया? जो आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में, बैसरन घाटी में, वो पाकिस्तान ने किया, करवाया? इसका कोई उत्तर, इसका समर्थन किसी भी देश ने नहीं किया। इस लिहाज से भारत दुनिया में अकेला पड़ गया, और ये एक हकीकत है। अब मोदी जी इसी बात को घुमा फिराकर अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, छोड़िए, उस बात को छोड़िए। अब मैं मुख्य तौर पर राहुल गांधी के वक्तव्य की जो एक बहुत खास बात थी उस पर आता हूं, जो किसी ने नहीं कही। यहां तक कि मैं ये कहूंगा, हम लोगों ने भी अपने पिछले दिनों जो विश्लेषण हुए थे उसमें भी वो बात हम लोगों ने नहीं कही थी, और वो बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से प्रधानमंत्री की छवि को बचाने के लिए की गई कार्रवाई थी। विपक्ष के नेता द्वारा यह सबसे ज्यादा एक ठोस वक्तव्य था,
और ये एक ऐसा वक्तव्य था जो पूरा जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम को अगर आप इस वक्तव्य की रोशनी में देखें तब आपको लगेगा कि वास्तव में ऐसा ही हो रहा था। क्योंकि बैसरण घाटी में जो कुछ हुआ उससे मोदी जी की छवि पर बहुत ज्यादा बट्टा लगा था, इसलिए उन्होंने एक इस तरह की कार्रवाई आयोजित की कि उसमें पाकिस्तान के ऊपर ये हमला करते हुए भी दिखें और उस हमले के बदले में कोई बड़ी पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया ना हो, इसलिए फौरन ही पाकिस्तान को फोन करके कह भी दें। और ये बात आप देखिए ना, जब विदेश मंत्री के ऊपर यह आरोप लगा था तब विदेश मंत्रालय ने इस बात का खंडन किया था, लेकिन आज रक्षा मंत्री ने स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिया सदन में, जिसका राहुल गांधी ने उल्लेख किया। और रक्षा मंत्री खड़े होकर राहुल गांधी की बात को यह नहीं कह पाए कि आप गलत कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि 1:05 पर आधी रात के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, 22 मिनट तक ऑपरेशन सिंदूर चला और 1:35 पर पाकिस्तान से बात हुई। भारत ने पाकिस्तान से बात की और उस बात में यह कहा कि हमने आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला बोला है, हम आपके रक्षा ठिकानों के ऊपर हमला नहीं बोलेंगे और हम नहीं चाहते कि ये एस्केलेशन हो। इसकी पर राहुल गांधी ने व्याख्या की और उनके भाषण का एक बड़ा हिस्सा इस व्याख्या में गया और इसी व्याख्या से जुड़ता हुआ राहुल गांधी का वो निष्कर्ष था कि ये इसलिए किया भारत ने ताकि प्रधानमंत्री की छवि पे जो बट्टा लगा था उसकी सुरक्षा हो सके। पूरा का पूरा ये प्रपंच रचा गया, इसको ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं। ये प्रधानमंत्री की छवि की रक्षा के लिए रचा गया प्रपंच है, ये राहुल गांधी ने कहा। अच्छा, अब आप देखिए कि राहुल गांधी ने ये जो बात कही, राहुल से पहले बड़ा महत्वपूर्ण भाषण हुआ अखिलेश यादव का, और अखिलेश यादव ने अपने वक्तव्य को 2 काव्यात्मक पंक्तियों से शुरू किया जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनका यहां भी उल्लेख होना चाहिए। मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा देश मुझसे रूठता जा रहा है। मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा देश मुझसे रूठता जा रहा है। इसमें सीधे सीधे यह है कि प्रधानमंत्री सारे दुनिया में घूम रहे हैं। उन्होंने विपक्ष के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल भी सारी दुनिया में भेजे, लेकिन इस प्रश्न के ऊपर देश में सवाल है, लोगों के दिमाग में सवाल हैं और उन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। इससे लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। अखिलेश का यह कहना था। जिस स्पष्टता के साथ में और जिस तार्किक विनम्रता के साथ में अखिलेश जी ने अपनी बात कही, वो बिल्कुल सराहनीय है। और उन्होंने, आप देखिए उनकी और राहुल गांधी की वेवलेंथ इस मामले पर कितनी मिलती है। राहुल गांधी ने कहा कि जो मोर्चा था वो चीन और पाकिस्तान का मिला जुला मोर्चा था। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे में फ्यूज कर गए हैं, ये उनका मिला जुला मोर्चा था। दोनों मिलकर लड़ रहे थे भारत के साथ में। और ये बात राहुल कह रहे हैं कि मैंने पहले भी संसद में कही थी, तब मेरी बात का मजाक उड़ाया गया था। और विदेश मंत्री कहते हैं कि 2 फ्रंट थियरी बेकार हो गई है। सवाल 2 फ्रंट थियरी का नहीं है, सवाल यह है कि 2 आपके बड़े दुश्मन आपस में मिलकर आपके साथ में युद्ध कर रहे हैं। और यही बात अखिलेश ने कही कि चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ सतर्क रहने की जरूरत है, दोनों से युद्ध होने की जरूरत है और दोनों से लड़ना पड़ेगा। अच्छा, राहुल ने यह भी कहा कि रक्षा मंत्री ने पूरे वक्तव्य में चीन का नाम ही नहीं लिया। और अब आप देखिए अखिलेश ने एक और दिलचस्प बात कही जो राहुल गांधी के वक्तव्य की जो वेवलेंथ थी उससे पूरी तरीके से मिलती है। अखिलेश ने कहा, मैंने पहले भी मांग की थी और आज भी ये मांग कर रहा हूं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब इस देश का क्षेत्रफल कितना था और आज इस देश का क्षेत्रफल कितना है ये बताया जाए। फिर उन्होंने जगहों का नाम भी बताया जो शायद उनके कथनानुसार इस देश के क्षेत्रफल में नहीं रह गई हैं। वो गलवान घाटी है, वो पेनांग वो जगह है, सब उन्होंने बताया भी उसके बारे में। तो मैं कहता हूं कि ये जो 2 युवा नेता हैं, दोनों उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हराया भी था। आप देखिए कितना दोनों की जो राजनीतिक समझ है वो इस प्रश्न पर एक दूसरे से मेल खाती है।
तो मैं समझता हूं कि आज के दिन के ये दो, कई लोगों ने अच्छे भाषण दिए, मैं ये नहीं कहता, भाजपा वालों ने भी अपनी तरफ से उनकी जो भी लाइन थी उस लाइन के हिसाब से उन्होंने भी अच्छे ही भाषण दिए हैं। लेकिन ये दो भाषण जो हैं, ये जितनी भी बहुत ठोस थे और जिन तथ्यों के ऊपर जिस तरीके से हम लोग पिछले दिनों चर्चा कर रहे थे, उन तमाम बातों को इन भाषणों में उनकी तस्दीक होते हुए दिखती है। तो ये एक बहुत मेरे ख्याल से मैं आज की जो चर्चा रही उसमें इन दो भाषणों को रेखांकित करना बहुत ही जरूरी समझता हूं। अच्छा, दूसरे, मुझे इस बात का ताज्जुब हुआ कि रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में यह बात स्वीकार कर ली कि 1/5 पे हमला शुरू हुआ, भारत का स्ट्राइक शुरू हुई, 22 मिनट तक चली और 1:35 पे हमने पाकिस्तान को फोन कर दिया। गजब ही है, वास्तव में गजब है ये बात। मतलब मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि रक्षा मंत्री की तरफ से ये बात आएगी। मैं तो समझता था कि विदेश मंत्री ने, इसे कहते हैं जबान फिसल जाने के कारण वो वक्तव्य दिया था, इससे वक्तव्य से बाद में वो पलट गए और विदेश मंत्रालय ने फिर उनके बचाव वक्तव्य दिया। अब यहां तो खुद रक्षा मंत्री ने ये वक्तव्य दे दिया। अब तो उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है कि भारत जो है वो दरअसल पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था इससे पाकिस्तान को एक वास्तविक सबक सिखलाया जा सके। वो केवल एक दिखावे की कार्रवाई करना चाहते थे। जी सर, आपको नहीं लगता कि दोनों लोगों की, विपक्ष और सत्ता पक्ष का जो पूरा एक सोच है या जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को, सरकार ये कह रही है कि हमारा लक्ष्य था सिर्फ उनके आतंकी ठिकानों का, उनको नेस्तनाबूद करना, और हमने वो 22 मिनट में सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर लिया, आर्मी ने उसको अचीव कर लिया। राहुल गांधी ये समझा रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि आप ये कैसे मान सकते हैं कि 22 मिनट में ही आपका ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, आपको तो लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपने यहां से अपने फौजें भेजी हैं तो उधर से कुछ ना कुछ तो होगा। आपने ये कैसे सोच लिया? या सरकार को ये पता था कि हम एक, चूंकि छवि बचाने की बात जो कही राहुल गांधी ने, कि चूंकि इतना प्रेशर माउंट हो रहा था उसकी बैसन घाटी के हमले के बाद, कि कुछ तो करना था, और वो रात के अंधेरे में छोटा मोटा वाला सर्जिकल स्ट्राइक से चलता नहीं, कुछ बड़ा करना था। तो शायद एक ये करना था कि एक ठीक ठाक, एक सब्सटेंशियल कुछ वहां पे डैमेज करके आना है। ये बात शायद सरकार को पता थी कि हम कूटनीतिक रूप से उतना तैयार नहीं है कि हम इस जंग को आगे बढ़ा पाए। शायद इनको यह था कि यहीं पे पाकिस्तान रुक जाएगा और हम लोग कुछ बीच बचाव करा करके भारत में बता देंगे कि नहीं देखिए हमने तो बदला ले लिया। विपक्ष पूछ रहा है कि आपने ये कैसे सोच लिया कि वो लोग चुप बैठेंगे और आपने वहां क्यों सीज फायर कर दिया? ये सब दोनों लोगों का सोच में फर्क है। दूसरा फर्क क्या है? आप ज्ञानेश जी, आपने सही जगह अपनी उंगली रखी है। इसके पीछे यही सरकार का इरादा, ये जो उनका पिछला अनुभव था उरी स्ट्राइक का और बालाकोट स्ट्राइक का, उसके बदले में पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। यहां तक कि पाकिस्तान ने उन स्ट्राइक्स को स्वीकार भी नहीं किया है आधिकारिक रूप से कि भारत ने ऐसी कोई स्ट्राइक की थी। यहां पर भारत ने चूंकि उन स्ट्राइक्स के मुकाबले बड़ा हमला किया, बड़ी स्ट्राइक्स की भारत ने, तो उसके बाद इन लोगों ने समझा कि अगर ये उन स्ट्राइक्स को यहीं रोककर पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को ये बातचीत करेंगे तो उससे हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना हो। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने बाकायदा चीन का एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर लगा रखा था पूरी तरीके से, और दरअसल स्ट्राइक करने के चक्कर में इनके राफेल विमान गिर गए। 1 गिरे, 2 गिरे, 3 गिरे, मुझे नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, कोई बता नहीं रहा है इस बारे में है। लेकिन राफेल विमानों की भारत को क्षति हुई और उससे चीन का एयर डिफेंस सिस्टम था उसकी बल्ले बल्ले हुई। तो ये चीज जो थी, इस चीज ने सारा सरकार का खेल बिगाड़ दिया। सरकार का दूसरा खेल बिगाड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने। राहुल गांधी ने ये बात कही नहीं, लेकिन वो यही कहने ही जा रहे थे एक तरह से, तब तक उन्होंने बात बदल दी। वो कहने जा रहे थे कि भारत ने अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को यह काम दिया था कि वो संघर्ष विराम की घोषणा करे। तो ये जो पूरी स्थिति है, और चैलेंज दिया कि अगर ये नहीं है तो डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलता है, ये बात प्रधानमंत्री या सदन में कहें। मुझे नहीं पता। हाँ, अभी उनका आपसे मोदी जी स्वीकार नहीं कर पाए। हाँ, कि वो इस बात को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि 29 बार डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है
और 29 बार उनकी बात कहने के बावजूद भी भारत की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर कोई खंडन नहीं हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप को झूठा नहीं ठहराया गया है। तो बात आपकी बिल्कुल सही है। इन लोगों का दिमाग में यही बात चल रही थी कि जिस तरह बालाकोट स्ट्राइक में हुआ था उसी तरह का कुछ हो जाएगा और हम लोगों को दिखा के अपना यहाँ पर राजनीतिक गोटी लाल करेंगे कि हमने घुसकर मारा, हमने बदला लिया, हमने काइनेटिक रिस्पॉन्स दिया। दो तरह के रिस्पॉन्स के, डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स और काइनेटिक रिस्पॉन्स। तो हमने काइनेटिक रिस्पॉन्स दिया, इस प्रकार की हम बात करके पतली गली से निकल जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो घटनाक्रम चला वो इनकी मर्जी के हिसाब से नहीं चला, उसमें ये बुरी तरीके से फंसते चले गए। पहला फंसाव ये हुआ कि चीनी डिफेंस सिस्टम की वजह से इनके जहाज गिर गए। फिर दूसरा फंसाव ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष विराम की इनसे पहले घोषणा कर दी, ये उसका खंडन नहीं कर पाए। फिर तीसरी चौथी और भी कुछ इस तरह की घटनाएं हुई, जैसे कि कैप्टन शिव कुमार का जिस वक्तव्य राहुल गांधी ने जिसका उल्लेख किया वो हुआ। सीडीएस जनरल चौहान का वक्तव्य है जो दरअसल सरकार के पक्ष में था, राहुल गांधी ने उसको अपने पक्ष में पलट लिया। राहुल गांधी ने कहा कि जनरल चौहान हम आपसे सहमत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि सेना की कोई गलती इसके अंदर नहीं थी, गलती असली यही थी कि सरकार के पास पॉलिटिकल विल नहीं थी पाकिस्तान से लड़ने की। सर मैं उसी बात कह रहा था कि क्या ये गलती थी मोदी सरकार की जब विपक्ष ने उस समय कहा कि आप एक विशेष सत्र बुलाइए और इस पे चर्चा हो। शायद उस समय ये सत्र आ जाता तो एक तो इतनी बातें ना आती बाहर, डोनाल्ड ट्रंप इतनी बार बोल ना पाते, इतने सारे डिफेंस अटैचे सीडीएस इन लोगों के बयान ना आते, विमान गिरने पे इतनी चर्चा ना होती, इतने और सारे डिफेंस के एक्सपर्ट्स न बोल रहे होते। अगर उस समय कर रहे होते शायद भावनात्मक रूप से उस समय देश एक दूसरे भावना में था और ये जैसे तैसे निकल जाता। अब ज्यादा छीछल इधर हो रही मोदी जी की। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। देखिए उस वक्त अगर सरकार सच्चाई से निकल कर आती और कहती, क्योंकि जब भारत के डीजीएमओ ने कहा कि भाई विमान जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ से नुकसान होता है, तो किसी ने उनकी बात का बुरा नहीं माना था। पत्रकारों ने भी पलट कर उनसे कोई सवाल नहीं पूछा था, क्योंकि घपले बाद में होने, सरकार ने जब इसको छिपाना शुरू किया, सरकार ने जब इसको देखिए इस जैसे कि आप जानते ही हैं, मैं कई बार कह चुका हूं, ये सरकार प्रबंधन करने में लगी रहती है चीजों का, और इसके प्रबंधन का एक बहुत बड़ा हथकंडा है कि देर कर दो, काफी देर तक चुप बने रहो, तथ्यों को छिपाते रहो और इतनी देर कर दो किसी काम में ताकि धीरे धीरे करके लोगों की रुचि खत्म हो जाए, जनता के एक बड़े हिस्से की रुचि खत्म हो जाए, तब कुछ कुछ कह के कुछ लफाजी करके निकल जाओ। ये सरकार का बुनियादी तौर पर हथकंडा होता है। लेकिन इस मामले में बात यहां पे खत्म नहीं हुई, इस मामले में बात लगातार बिगड़ती चली गई, क्योंकि बात थी ही इतनी बड़ी। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत यहां से की कि जब मैंने मीडिया के साथियों से बात की तो मैंने कहा था कि ये सत्र जो है विजयोत्सव का सत्र है। तो भाई जब सदन विजयोत्सव मना रहा था तो आप कहां थे? विजयोत्सव मनाने के लिए आपको सदन में तो रहना चाहिए था ना। आप तो सदन में थे नहीं, आप तो केवल सदन में आखिरी भाषण देने के लिए आए हैं। तो विजयोत्सव किस बात का मन रहा था फिर? तो ये जो पूरी परिस्थिति है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें काफी बुरी तरीके से इस ऑपरेशन सिंदूर वाले मसले में फंसी हुई है। अपने ही बनाई हुई गांठों में इसके हाथ पैर बंध गए हैं और इसके पास अब कोई जरिया नहीं बचा है कि देश की जनता के सामने एक विश्वसनीय किस्म की अपने कामों की सफाई पेश कर सके। ये बात सही है कि भाजपा के जो कट्टर समर्थक हैं वो भाजपा के कट्टर समर्थक ही रहेंगे, लेकिन हमेशा ही किसी भी पार्टी के समर्थकों का एक हिस्सा ऐसा होता है जो कि हमेशा सोचता रहता है कि हम इस पार्टी को पिछली बार हमने समर्थन दिया था, इस बार हम दें न दें। वो उसका तर्क ढूंढता है, इस बार हम दें न दें समर्थन। तो वो तर्क जब लोग ढूंढेंगे तो इस बार ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को कोई समर्थन नहीं मिलने वाला है। ये मामला बालाकोट स्ट्राइक, उड़ी स्ट्राइक जैसा नहीं है। जी नहीं सर, मुझे एक और दुख हुआ। चलिए ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि 193 में से 190 देशों ने हमारा साथ दिया, जबकि हमारा साथ नहीं दिया। उन्होंने आतंक का विरोध किया कि भाई उनका उसकी भर्त्सना की कि आतंकवाद नहीं होना चाहिए। और आतंकवाद की भर्त्सना क्या, आप तो जाकर हाफिज सईद से पूछेंगे तो भी यही कहेगा आतंकवाद नहीं होना चाहिए। तो खैर उसको वो अपने ढंग से पेश कर रहे हैं। लेकिन जो ज्यादा दुख हुआ, नरेंद्र मोदी ने आज खड़े होकर के पार्लियामेंट में झूठ बोला। उन्होंने कहा कि उसके बैसरन घाटी के हमले के बाद से और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आज तक कांग्रेस ने हमारा साथ नहीं दिया, जबकि ये बात सरासर गलत है।
पहले दिन से हम सब लोग जानते हैं कि ऑल पार्टी मीट में मोदी जी आए हो चाहे ना आए हो, अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। खड़गे जी, राहुल गांधी ने बाहर आकर के कहा कि हमने सारी छूट दे दी सरकार को, आपको जो इच्छा हो करिए, हम हर तरीके से आपके साथ हैं। इवन कल से आज तक कई सांसदों ने यहाँ कहा कि आप फिर करेंगे, हम फिर आपके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बात देश की है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सर ये झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है कि कांग्रेस मेरा साथ नहीं देती है और आप लोग सेना के साथ नहीं खड़े हैं? एक भी बयान कहीं कोई ऐसा हो जबकि किसी ने कहा हो कि हम सेना के साथ नहीं है या हम आपके साथ नहीं है यही इस बात मुद्दे है पर? ज्ञानेश जी कि इनका ये झूठ चलेगा नहीं, क्योंकि पब्लिक ने देखा है कि ऑल पार्टी मीटिंग में शुरुआत के पूरे दौर के अंदर कांग्रेस ने और विपक्ष की किसी भी पार्टी ने सरकार की कोई आलोचना नहीं की, और फौजों की तो आलोचना कोई आज तक नहीं की गई है, किसी ने नहीं की। फौजों का समर्थन करते हुए, उनके पराक्रम की प्रशंसा करते हुए सब लोगों ने अपने भाषण की शुरुआत की। राहुल गांधी ने भी शुरुआत की कि जब मैं किसी फौजी से हाथ मिलाता हूं तो मुझे लगता है कि ये बंदा अपनी जगह से हटने वाला नहीं है, हाथ मिलाते ही मुझे सर, लग जाता है। सर अखिलेश कोई ने भी भी इसी तरीके से राजनीतिक अपने भाषण की शुरुआत की। जी, कोई भी राजनीतिक दल ये गलती कैसे करेगा कि वो सेना का नहीं नहीं, बड़प्पन ये बड़ाई उनमें ना करे? गलती का सवाल नहीं, ये नेताओं में एक तरह से इनबिल्ट होता है, उनके अंदर ये स्वाभाविक रूप से ये बात नहीं, ये उनके पूरे सोच विचार का अंग होता है। ऐसा बात नहीं कि वो केवल मुंह देखी बात कह रहे हैं, कोई नकली लफाजी कर रहे हैं सेना की तारीफ करके। वो इस बात को मान के चलते हैं कि यही सच्चाई है, और इस सच्चाई का हमें बार बार बयान करना चाहिए। मोदी और भाजपा, इन सब लोगों का एक पुराना हथकंडा है कि ये विपक्ष जो है वो राष्ट्र विरोधी शक्ति है, विपक्ष जो है वो गद्दार है। अभी देखिए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में बोल रहे थे तब भी उन्होंने कहा कि मुझको गद्दार बोला इन लोगों ने। गद्दार मैं नहीं, जबकि गद्दार ये लोग हैं। अपने भाषण का अंत उन्होंने यही कह के किया, उन्होंने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने। तो ये इन लोगों में एक प्रवृत्ति है, ये लोग विपक्ष को और खासतौर से कांग्रेस को हमेशा इस बात को लेकर निशाना बनाते हैं। शुरू में जब इनकी सत्ता आई थी और कांग्रेस से लोगों के मन में नाराजगी थी कि कांग्रेस लंबे अरसे सत्ता में थी, तो इनकी बातें कुछ कुछ चल गई, लेकिन अब बहुत इनकी बातों पर कोई इस बात को विश्वास नहीं करता है। अब ये जो कह रहे हैं सब पूरे, दरअसल लोगों के दिमाग में सवाल वो हैं जो राहुल और अखिलेश और प्रियंका ने उठाए। बातें वो नहीं है जो कि राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं। इन बातों में ऐसे अमित शाह खड़े होकर कहते हैं कि आपने विदेशी नेता की बात मान ली, लेकिन अपने शपथ लिए हुए विदेश मंत्री की बात आप मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई, जब विदेश मंत्री ने वो वक्तव्य दिया था कि हमने पाकिस्तान से ये कहा था, तो उसके बाद तो खुद ही विदेश मंत्री ने अपनी बात का खंडन कर दिया। आज रक्षा मंत्री ने उसी वक्तव्य को, जिसका खंडन विदेश मंत्रालय ने किया, उसको स्वीकार कर लिया सदन में। ये तो बहुत बड़ी बात है भाई, ये तो बात बहुत बड़ी है। जी नहीं सर, मैं एक और चीज समझना चाह रहा था। जब राहुल गांधी या अखिलेश यादव या कोई भी विपक्ष का नेता बोलता तो वो साफ साफ नाम लेते हैं, वो चीन का नाम लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हैं, वासिम मुनीर का नाम लेते हैं। राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में साफ साफ कहा कि इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड आसिम मुनीर था और वो जाकर के डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में लंच कर रहा था। लेकिन जब आप देखें तो इधर से जब बोला जाता है तो वो सांकेतिक भाषा में ही बोला जाता है। आतंक के आका, मास्टरमाइंड को नींद नहीं आ रही है। ये अब पाकिस्तान का नाम तो अब लेने लगे हैं भाजपा वाले, लेकिन चीन का नाम तो भूल ही जाइए, डोनाल्ड ट्रंप का नाम वो लोग लेते नहीं है। आसिम मुनीर का नाम लेने से बच रहे थे कि आतंक के आकाओं को नींद नहीं, अरे नींद क्या नहीं आ रही, वो अब जाके बढ़िया लंच कर रहा है, वो अपना अवार्ड ले रहा है, वो उनको नोबेल के लिए नॉमिनेट कर रहा है। ये क्या प्रवृत्ति है कि ये लोग नाम लेने से बचते हैं? देखिए, इसमें बहुत इन लोगों की पूरी बातचीत में एक बहुत तरह का एक जबरदस्त किस्म का संकोच और हिचकिचाहट है। इसकी चुगली आज कल से अभी तक बार बार निकल कर आई। आप कांग्रेस के ऊपर हमला चला करते लगातार, आपके जमाने में ये हुआ, आपके जमाने में ये हुआ, आपके जमाने में क्या हो रहा है, इसका कोई जवाब ठीक से नहीं देते। और जो सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं, उन सवालों का आप कोई जवाब नहीं देते। देखिए, ये जो अब राहुल गांधी ने क्या है कि राहुल गांधी ने ये जो पूरा मसला है, इसकी पोल खोल दी है, और वो उस एक लाइन में उन्होंने पोल खोली राहुल गांधी ने कि ये पूरी कवायद नरेंद्र मोदी की छवि को बचाने के लिए हुई। ये राहुल गांधी का संदेश है। अब चैलेंज ये है कि देश की जनता इस बात पर कितना विश्वास करेगी। अगर देश की जनता के एक छोटे से हिस्से ने भी इस बात के ऊपर विश्वास कर लिया कि ये पूरी जो ऑपरेशन सिंदूर की कवायद है, जिस रहस्यपूर्ण तरीके से अमेरिका के पंच फैसले के तौर पर यहां पर संघर्ष विराम हुआ,
अगर इसको राहुल गांधी की इस बात से लोगों ने जोड़ लिया तो मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी को वो नुकसान होगा जिसकी अभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आप वो है। मैं सर एक सवाल जयशंकर साहब पे करना चाहता हूं। हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारी विदेश नीति फेल होती जा रही है, और उसका एक बड़ा कारण जो मुझे लगता है, या हम लोग आनंदवर्धन जी भी अब इस बात को बार बार कहते हैं कि एस जयशंकर जी करियर डिप्लोमेट रहे हैं, और जो हमारे यहाँ का एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है और कोई बड़ा नेता होता है, वो एक जनता का एक समर्थन का एक वेट कैरी करता है जब किसी देश में जाता है। चूंकि वो डिप्लोमेट रहे तो उनकी सारी जो उनकी हैसियत है, वो मोदी जी को कहीं इनविटेशन मिल जाए, G7 का इनवाइट आ जाए किसी तरीके से, उनके शपथ ग्रहण का इनवाइट मिल जाए, वो सारी इसी जुगाड़ में लगे रहते हैं। वो एक विदेश मंत्री, भारत जैसे देश के विदेश मंत्री की हैसियत से शायद वहां बात ही नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ संदेशवाहक के रूप में जाते हैं कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है। जरूरी नहीं है कि वो एक, इस समय विदेश मंत्री भी बदलना चाहिए हमारा। देखिए ये तो बहुत ही निष्प्रभावी विदेश मंत्री है, और कम से कम ऑपरेशन सिंदूर में इनकी पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई है। अच्छा, नरेंद्र मोदी को लेकिन ये बहुत अनुकूल लगते हैं, ये भी एक खास बात है। नरेंद्र मोदी के बिल्कुल अनुकूल है, हम लोग कुछ भी कहते रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने पूरी विदेश नीति को नरेंद्र मोदी की छवि चमकाने के लिए गिरवी रख दिया है। इनका केवल एक ही काम है कि नरेंद्र मोदी की छवि किस तरह चमकाए और उन्हें विश्व का नेता किस तरह बताया जाए। अब आप सोचिए, नड्डा साहब जब मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के जवाब में राज्यसभा में आज ये कह रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री विश्व के नेता हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, नड्डा साहब ने कहा, तो सोच रहा था कि वो कौन सा डेटाबेस है इसके आधार पर ये कहते हैं कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। क्या कोई सर्वे हुआ है सारी दुनिया में इसके अंदर ट्रंप, मोदी, पुतिन और सब लोग और शी जिनपिंग, ये क्यों कहते हैं? कोई सर्वे ले आते हैं। क्या ये अपने आप में व्यंग और लोगों के मुस्कुराने वाली बात नहीं बन गई है? जब भी ये लोग नरेंद्र मोदी को विश्व का नेता कहते हैं, मेरे ख्याल से जाने कितने लोग हैं इस बात पे मुस्कुरा देते होंगे। उन्हें बहुत सारे भाजपा के लोग भी होंगे, भाई क्या फेंक रहा है इसकी, इस बात की क्या तो कोई। तो इस प्रकार की बातें कह के इन लोगों ने दरअसल अपने आप को, जनता ने इनको गंभीर समझना बंद कर दिया है। अब देखिए, इनके सामने स्पष्ट रूप से ठोस सवाल उठाए जा रहे हैं। पहला ठोस सवाल यह है कि आपने, जब आपका अगर संघर्ष में आपका हाथ ऊपर था तो आपने संघर्ष विराम क्यों किया? दूसरा ठोस सवाल यह है कि 22 मिनट के युद्ध के तुरंत बाद आपको फोन करके पाकिस्तान को कहने की क्या जरूरत थी? तीसरा ठोस सवाल यह है कि ट्रंप ने आपसे पहले संघर्ष विराम की घोषणा क्यों की? चौथा ठोस सवाल यह है कि दुनिया के किसी देश ने पाकिस्तान को आतंकवाद के साथ सीधे सीधे जोड़कर पाकिस्तान की निंदा क्यों नहीं की? अब आप देखिए, पांचवा ठोस सवाल यह है कि जो राफेल विमान गिरे वो आपके पॉलिटिकल निर्णय के कारण गिरे, ना कि सरकार, ना कि फौज की नाकामियों के कारण या फौज की खामियों के कारण गिरे। अब ये सब बिल्कुल ठोस प्रश्न है, मतलब जो है, इन ठोस प्रश्न का आपको एक जवाब लेकर निकल के आना चाहिए। मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह जी का जो भाषण था उसमें उन्होंने ये जो पूरी क्रोनोलॉजी उन्होंने बताई कि 1:05 पे शुरू किया, 22 मिनट चला और 1:35 पे हमने पाकिस्तान को फोन कर दिया। वो टेक्निकल मिस्टेक हो गई राजनाथ सिंह से। ये जो क्रोनोलॉजी है, इस क्रोनोलॉजी से भाजपा बहुत बुरी तरह फंसी है। एक तरह से उन्होंने जो जयशंकर ने जो कहा था, एक तो उसकी तस्दीक कर दी, विदेश मंत्रालय ने जो खंडन किया था जयशंकर के वक्तव्य का, या जो बचाव किया था उसको निपटा दिया उन्होंने, उसको कूड़ेदान में फेंक दिया, और बुरी तरीके से फंस गए। राहुल गांधी ने उनको वहीं दबोच लिया, इसी मुद्दे पर पकड़ लिया, और इस मुद्दे को पकड़ के उन्होंने इसको एनालिसिस करते हुए, विश्लेषण करते हुए सीधे सीधे इस सरकार को राजनीतिक इच्छा शक्ति से वंचित बताया, पॉलिटिकल कावर्डनेस बताई, राजनीतिक कायर करार दिया इस सरकार को, और कहा कि ये पूरा प्रपंच ऑपरेशन सिंधु को प्रपंच ठहरा दिया उन्होंने। ऑपरेशन सिंधु, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं विजयोत्सव है, वो कह रहे हैं ये राजनीतिक प्रपंच है। ये एक राजनीतिक रूप से कायर सरकार का प्रपंच था जो अपने प्रधानमंत्री की छवि की रक्षा करने के लिए रचा गया। ये एक बहुत बड़ा आरोप है। अब दो बातें लोगों के सामने हैं, एक ये है कि क्या ये सत्र विजयोत्सव है या ऑपरेशन सिंदूर का विजयोत्सव है, और विपक्ष के नेता कहना यह है कि ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी की छवि बचाने का प्रपंच था। ये दो बातें लोगों के सामने हैं, अब देश को इसके बारे में फैसला देना है।
जी सर, समय खत्म हो रहा है, बस एक मैं आखिरी शिकायत कर लूं, विपक्ष से मेरी शिकायत है। मैं सर देख रहा था कल से आज तक किसी ने डट कर अमित शाह का इस्तीफा नहीं मांगा। मुझे लगता है सारे विपक्ष को, हर स्पीकर को कम से कम जोर से एक बार अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए था, क्योंकि इसमें जो आप देखें कि 370 हटने के बाद जितने भी हमले हो रहे हैं, रियासी का हमला हो, जब वैष्णो देवी का हमला हो, पहलगाम हो, लगातार हमले हो रहे हैं। अमित शाह उस रिव्यू मीटिंग करके आ रहे हैं, बोल रहे नहीं सब बढ़िया चल रहा है, एकदम स्वर्ग बन गया कश्मीर। उस आपको मतलब कि इन लोगों को और जोर से इस्तीफा मांगना चाहिए था अमित शाह को। अमित शाह किस मुंह से यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको इस्तीफा देके निकालो। सरकार का स्वर घुमा फिरा के प्रियंका गांधी के भाषण में था, प्रियंका गांधी लेकिन ने ये बात बोला, सही है बाकी आपकी, ये बात सही है कि उतने स्पष्टता से गृह मंत्री को घेरा नहीं गया। गृह मंत्री को इस सवाल पर घेरा जाना चाहिए था और उसे कहना चाहिए था कि आप जिम्मेदारी लीजिए और इसके ऊपर आप बताइए, जिम्मेदारी लेने के बदले में अपने आप को आप किस तरह दंडित करेंगे, अपने आप को क्या सजा देंगे आप। तो आज के सर समय इतना ही था, और ये बहस तो अभी चलेगी, और बात चूंकि ऐसी बहसों का दूरगामी परिणाम होता है, जनता में एक इसका दिमाग में क्लैरिटी आती है लोगों की कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। सत्ता और विपक्ष ने अपने अपने बात रखी है। भगवान तो जनता है, फैसला उसको करना है, तो हम लोग उसका भी इंतजार करेंगे। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।